वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं मुंगेर कमिश्नरी के जमालपुर में स्थित काली पहाड़ी पर आया हूँ और यह जगह मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऐसे मुझे प्रकृति से बहुत ही प्रेम है और वीडियो पर्पज़ से मुझे इससे ज़्यादा उपयुक्त जगह कहीं भी नहीं मिला। तो यहाँ कृष्ण भगवान का और राधा जी का मंदिर भी है। कृष्ण भगवान का भाई बलराम जी का भी यहाँ पर प्रतिमा है और मुझे लगा कि इससे बेस्ट जगह कहीं और नहीं हो सकता है। तो आज मैं आपको प्लासी का युद्ध के बारे में चर्चा करूंगा, जो 9th में और 8 में एक टॉपिक भी है और कंपटीशन ऑफ व्यूज़ से भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए कि प्लासी का युद्ध चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके बारे में उसकी चर्चा होती है, पीसेस तक इसकी चर्चा होती है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, सबसे बड़ी बात है कि प्लासी का युद्ध जो हमारे भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, यह क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे और इसकी क्यों आवश्यकता थी, यह हमारे भारत पर इसके युद्ध के बाद क्या परिणाम हुए और अंग्रेज़ों के लिए यह कितना फ़ायदेमंद साबित हुए, यह मैं आपको भी इसके बारे में बताऊंगा। तो प्लासी का युद्ध इतिहास में दर्ज है 23 जून 1757 के लिए। इस दिन भारत के लिए एक कालरात्रि के रूप में, एक कालरात्रि खंड के रूप में हम जानते हैं। हमारे भारतवर्ष में यह एक ऐसा समय था जिसके बाद भारत में अंग्रेज़ों का जो एक व्यापारी के रूप में भारत में आया था, व्यापार करने के लिए भारत में आया था और उसकी यह भावना के पीछे एक बहुत बड़ी गलत धारणाएं थी भारत के प्रति कि भारत में शासन करना है, उसको एक उपनिवेश के रूप में उपयोग करना है और वैसा किया भी। यह उसकी इच्छाएं इसी युद्ध के बाद पूरी होती दिखती है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, देखते हैं, तो पाते हैं कि प्लासी का युद्ध से ही अंग्रेज़ों का प्रसार भारत जैसे देश में प्रारंभ होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्लासी का युद्ध के क्या कारण थे। आखिर अंग्रेज़ों को सबसे पहले बंगाल में ही अपने आप को स्थापित करने का उद्देश्य क्यों था और बंगाल से ही उसका प्रसार क्यों हुआ। तो जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्लासी का युद्ध के कई कारण थे। इसकी जो क्रांति हुई, इसके पहले बहुत सारे ऐसे भावनाएं अंग्रेज़ों के मन में थी कि हम कहाँ से किस प्रकार से अपना पैठ भारत में बना सकें, जिससे भारत की बर्बादी को शुरुआत कर सकें और भारत को लूट सकें। इसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बंगाल था। बंगाल की स्थिति, वहाँ की जो आंतरिक स्थिति थी, वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, वह उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और यह उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ उसके अपने विकास के लिए। तो प्लासी का युद्ध जो है, अंग्रेज़ों के मन में तो पहले से था ही कि भारत में जो अंग्रेज 1600 ईस्वी में एक व्यापारी के रूप में भारत आया था और सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में एक व्यापारी बनकर आया था और एक अतिथि के रूप में आया था और जहांगीर से यहाँ पर व्यापार करने का परमिशन लिया था और इस प्रकार 1609 के बाद 1613 और इस प्रकार से अपना व्यापारिक कोठी सूरत में सबसे पहले खोला। फिर वहाँ से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए एक व्यापारी के रूप में फिर वह बंगाल में प्रवेश करता है और बंगाल में जब प्रवेश करता है तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहाँ की उर्वरक भूमि को देखते हुए ही अंग्रेज अपने आप को एक दिमाग को मेकअप कर लेता है कि अगर यहाँ की भूमि, अगर यहाँ की जो उर्वरक भूमि है, अगर हमें मिल जाए तो जिस कारण से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, उससे हम अपने इच्छा की पूर्ति, अपने व्यापार को बहुत आगे तक ले जाएंगे और इंग्लैंड का इससे विकास हो पाएगा। उसके जो मन में था, इसको पूरा करने के लिए अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में, जो उस समय सिराजुद्दौला का शासन था और सिराजुद्दौला जो कि अलीवर्दी खां का नाती था। तो थोड़ा सा इसका चर्चा कर देते हैं हम, बंगाल की स्थिति उसमें कैसी थी।
एक तरफ जहाँ अंग्रेजों के मन में बंगाल की अवस्थिति को देखकर, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखकर, वहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखकर उसका लाभ उठाने का विचार उसके मन में आया, क्योंकि वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ से अंग्रेज को लगा कि हम यहाँ से आगे इंडिया पे, भारत पे अपने शासन को प्रारंभ कर सकते हैं। तो सारी स्थितियाँ, वहाँ की जो सारी स्थितियाँ थी, चाहे वह भौगोलिक हो या फिर राजनीतिक हो, अंग्रेजों को आगे बढ़ाने के लिए शायद सही समय और उपयुक्त स्थान था बंगाल। सबसे पहली बात हम यह जान लेते हैं कि उस समय 1757 में बंगाल जो एक प्रांत था, उस प्रांत में बिहार और उड़ीसा सम्मिलित रूप से थे। और उस समय वहाँ का शासक जो 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां, जो बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाया था, उसके 3 बेटियां थी, जिसमें पहली थी छसीटी बेगम, जिसके एक भी पुत्र नहीं थे, पुत्रियां नहीं थी, वह निसंतान थी। और दूसरी जो बेटी थी, उसके पुत्र का नाम शौकत जंग था। और तीसरे पुत्र जिसका नाम सिराजुद्दौला था। तो आपस में वहाँ की उसकी स्थिति ऐसी थी कुछ कि उसके घर में ही लोग उनसे जीलियस की भावना, जलने की भावना आपस बहन में था। और जब छसीटी बेगम के एक भी मतलब वह निसंतान थी, एक भी पुत्र और पुत्रियां नहीं थी उनके पास, तो उनके मन में हमेशा एक अलग सा विचार था कि अब तो मेरे पुत्र नहीं है, तो इस गद्दी पर, बंगाल की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो एक तरफ जहां बंगाल की स्थिति कुछ इस तरह से थी कि बंगाल में अपने घर में जहां एक दूसरे के प्रति धूर्तता और जलनशीलता की भावना व्याप्त थी, गद्दी के लिए एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार थे। एक तरफ जहाँ घसीटी बेगम निसंतान थी, उसकी दूसरी बहन शौकत जंग, उसके पुत्र शौकत जंग, और तीसरे पुत्र तीसरी बहन जिसके एक ही मात्र पुत्र सिराजुद्दौला था। ऐसी स्थिति में अलीवर्दी खां अपने छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला को काफ़ी प्यार करता था और अपने समय काल में ही उसको वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था, यानी बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया था। अब सबसे बड़ी बात है, अलीवर्दी खां जो एक काफ़ी बुद्धिमान शासक था, काफ़ी योग्य शासक था, अपने समय काल तक वह अंग्रेज़ों को बंगाल में पूरी तरह से पैठ बनाने नहीं दिया था। तो सिराजुद्दौला जो है, अलीवर्दी खां जो है, यहाँ पानी आ गया है, अरे यार, अच्छा ठीक है, बस अलीवर्दी खां जो है वह अंग्रेज़ों की धूर्तता और चतुराई से काफ़ी वाकिफ़ था। तो एक मिनट, हाँ ओके, है ना, वाकिफ़ था। तो अलीवर्दी खां मरने से पहले सिराजुद्दौला को कह के गया था कि बेटा, यह अंग्रेज जो है मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, तुम इससे ना तो कभी दोस्ती करना और ना तो कभी दुश्मनी करना, और तुम इसे बच कर रहना। सिराजुद्दौला इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लिया था कि अंग्रेज के साथ मुझे कैसे व्यवहार रखने हैं। इसके बाद अंग्रेज जहां एक तरफ अपने राज्य के विस्तार के लिए, जो एक व्यापारिक था उस समय, लेकिन अब उसके मन में भारत भूमि को अपने अधीन रखने के लिए अपना जो चाल जो है चलना प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने वहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखा, जो उसे आकर्षित किया था। इसके बाद वहाँ की राजनीतिक स्थिति, मतलब वहाँ के राजनीतिक स्थिति में जो वहाँ की जो गतिविधियाँ चल रही थी, इसका फ़ायदा उठाना चाहा, और यह गतिविधियाँ भी उसके लिए उपयुक्त था। तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ के आंतरिक स्थिति को, राज्य के आंतरिक स्थिति को अच्छी तरह से समझा, और अपनी स्थिति को समझते हुए अंग्रेज ने सोचा कि इससे लाभ हम उठा सकते हैं और उठाया जा सकता है। तो सबसे पहले उस समय जबकि अंग्रेजों के पास
सेना सिर्फ लगभग 900 समथिंग मतलब 1000 के अंदर ही थे और उस समय सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सेना थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने समझा था कि अगर हम प्लासी के युद्ध या फिर बंगाल पर अगर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं या फिर जमाने की भावना उनके मन में जो थी, तो अच्छी तरह से जानता था कि अगर मुझे बंगाल पर आधिपत्य करना है तो दो हाथ करके तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सेना उससे बहुत कम है। तो इससे जीतने के लिए मुझे यहाँ पर अपने छल का उपयोग करना पड़ेगा, है ना, और शाम ये इसका उपयोग करना पड़ेगा। और उसने इसका उपयोग किया भी। सबसे पहले उन्होंने यह पता लगाया कि इस दरबार में मतलब बंगाल में सबसे ज़्यादा लोभी कौन है, कौन कौन से हैं जो शासक के विरुद्ध है। तो उन्होंने पाया कि मिर्जाफर, अपने गुप्तचरों से पता किया तो उन्होंने पाया कि मिर्जाफर जो कि हमेशा अपने आप को एक शासक के रूप में देखता है, वह शासक बनना चाहता है और वह शासक बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, बंगाल को बेच भी सकता है। तो एक तो मिर्जाफर जो उसको जैसा चाहता था वैसा मिल गया। दूसरा जगत सेठ जो वहाँ पर एक धनी सेठ था और एक धनी व्यक्ति था जो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, तो जगत सेठ था इस तरह से। और तीसरा मानिक चंद था जो कि उसमें बंगाल का राजा था। ये कुछ लोग थे। इसके साथ साथ बंगाल में उसकी जो आंतरिक स्थिति थी, उसकी मौसी है ना, घसीटी बेगम या फिर छसीटी बेगम भी कई किताब में उनके नाम से जाना जाता है उनको। तो यह थी जो अपने बहन के बेटा यानी सिराजुद्दौला के प्रति जो उनकी भावनाएं थी। और दूसरी तरफ शौकत जंग जो कि अपना मौसेरा भाई उसको कहेंगे, है ना, के साथ अच्छा नियत या अच्छा बर्ताव उसके साथ नहीं था। वह भी चाहता था कि सिराजुद्दौला का जितना जल्दी हो इस गद्दी पर से हटाकर मैं स्वयं उस पर बैठ जाऊं, उस पर शासन करूं। इस भावना से अंग्रेज ने इसका फायदा उठाया और सबको अपनी ओर मिला लिया, सबको लोभ देकर अपनी ओर मिला लिया। कुछ लोगों को यह लोभ दिया कि आपको मैं शासक बना दूंगा, सबको अलग अलग बुलाकर सबके साथ अलग अलग बैठक की और सबको वहाँ के शासक बनाने का लोभ दिया। और इस प्रकार अंग्रेज सबको मिला लिया। और यह सब सारा खेल चल ही रहा था कि इसी के बीच में 10 अप्रैल 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अलीवर्दी खां मरते वक्त सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के प्रति सचेत करके ही जाता है। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। अलीवर्दी खां की जब मृत्यु होती है तो अंग्रेज ने अपना प्रसार करना बंगाल पे शुरू कर दिया और इससे काफ़ी सिराजुद्दौला हताहत हुआ और गुस्से में आकर 146 व्यक्तियों मतलब अंग्रेजों को कासिम बाजार में, वहाँ पर एक जगह है बंगाल में कासिम बाजार, वहाँ पर एक कोठी जो 18 बाय 10 का या 18 बाय 10 का या 28 बाय कई किताबों में 28 बाय 18 का ऐसा लिखा गया है, एक कोठी रहता है। उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है। और पहले अंग्रेज हालांकि उस कोठी में भारतीयों को पकड़ के कैद किया करते थे। तो इसी गुस्से से सिराजुद्दौला ने, जब अंग्रेज ने इसके आदेश को नाफरमानी कर दिया, तो गुस्से में आकर वहाँ के जितने भी पदाधिकारी थे उसको पुलिस को पकड़ के उस कोठी में बंद कर देते हैं। और 2 दिन बाद जब उस कोठी को खोला जाता है तो कहा गया कि लगभग 123 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 23 व्यक्ति उसमें बचते हैं। इससे अंग्रेज काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं और उसमें क्लाइव जो कि वहाँ का एक पदाधिकारी था, क्लाइव सिराजुद्दौला के प्रति युद्ध का फरमान जारी कर देता है और वहाँ से युद्ध प्रारंभ होती है। लेकिन इसी बीच में 9 फरवरी 1757 को एक अलीनगर की संधि होती है अलीनगर के पास। और इस संधि में सिराजुद्दौला एक तरफ जहाँ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, वहीं दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से क्लाइव था। दोनों के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौता में यह कहा गया कि आपकी जो इच्छाएं हैं मतलब व्यापार करने की आप कीजिए, लेकिन आपके पदाधिकारी जो हैं वह पदाधिकारी स्वयं तो व्यापार करते हैं और इसका टैक्स तो नहीं देते हैं। और इसके साथ साथ भारतीयों का भी वहाँ उस
आपके क्षेत्र में जो भारतीय हैं उनके साथ भी वह गलत व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, और साथ साथ वह व्यापारी अगर व्यापार करता है उससे टैक्स भी प्राप्त करते हैं। तो यह सिराजुद्दौला बोला कि आप इस पर रोक लगाइए, तो क्लाइव इससे सहमत हो गया, ठीक है, ये कुछ समझौता हुआ था। तो फिर इस अलीनगर की जब संधि हो गई थी 9 फरवरी 1757 को, तो दोनों अपने अपने पक्ष पर कायम थे कि अब ऐसा नहीं किया जाएगा और मैं अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार करूंगा, मैं आपको इसका चुंगी नहीं दूंगा, टैक्स नहीं दूंगा। इस बात पे दोनों में सहमति हो गई थी। लेकिन यह सहमति तो सिर्फ एक क्लाइव का एक धूर्त तथा करतूत थी, जो सिराजुद्दौला को धोखे में रखकर अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहता था और इसका फायदा उठाया भी। जैसे यह संधि से आगे बढ़ा, सिराजुद्दौला यह संधि के बाद जैसे ही अपने नगर यानी कि अपने राजमहल में पहुंचा, इसका नाम फरमानी करते हुए अंग्रेज ने व्यापार करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ इसके पदाधिकारी भी व्यापार करना शुरू कर दिए। कंपनी के साथ साथ उनके पदाधिकारी भी व्यापार करना शुरू कर दिए और व्यापार के साथ साथ वहाँ के भारतीयों जो व्यापारी थे उस व्यापारियों से भी चुंगी लेना अंग्रेज प्रारंभ कर दिए। फिर इसकी जानकारी जब सिराजुद्दौला को पता चला तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेज को साफ व्यापार करने से मना कर दिया। अंग्रेज इसकी बात नहीं मानते हुए और इसकी नाफरमानी को तोड़ते अलीनगर की संधि को तोड़ते हुए ऐसा आरोप लगाया सिराजुद्दौला पर कि आपने अलीनगर की संधि को एक्सेप्ट नहीं किया, माना नहीं और युद्ध की घोषणा कर दिया। इस तरह 23 जून 1757 को कलकत्ता में एक जगह है नदियावा, जो गंगा नदी के किनारे है, वहाँ पर पलासी एक स्थान है जहाँ पर पलास के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं पर यह युद्ध प्रारंभ होता है, पलासी का युद्ध। और पलासी का युद्ध में एक तरफ जहाँ बंगाल की सेना का नेतृत्व सिराजुद्दौला कर रहा था, वहीं दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था और दोनों आपस में भिड़ते हैं। लेकिन यह युद्ध का परिणाम पहले से पता था। इस युद्ध में सिर्फ नाम मात्र के नवाब के सेना थे, वहाँ पर सिर्फ लड़ने के लिए उनके पास मात्र 5000 सेना थे और इसके बाद भी वह सेना नवाब की तरफ से नहीं लड़ते हुए वह आकर अंग्रेज की सेना में मिल गए और इस प्रकार युद्ध जो अंग्रेज चाहता था वैसा ही हुआ और युद्ध सिर्फ नाम मात्र का युद्ध हुआ और इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई, हार हुई और मिर्जाफर का पुत्र मीरन से अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी गई। तो इस प्रकार पलासी का युद्ध बहुत ही बुरी तरह से अंत हुआ और यहाँ से भारत का भाग्य का सूरज डूबना प्रारंभ हो गया और इस प्रकार पलासी का युद्ध एक भारत के लिए एक काली रात्रि के रूप में प्रारंभ हुआ। तो इसके क्या परिणाम हुए? इसके परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा, अंग्रेज की विजय हुई और इस प्रकार पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने बहुत सारा धन भारतीयों से प्राप्त किया और इस धन से उन्होंने बंगाल में वहाँ के जो शासक था वहाँ पर द्वैत शासन प्रारंभ किया और अपनी सेना को स्थापित किया। वहाँ पर अपनी सेना को स्थापित करने के बाद वहाँ के जितने पदाधिकारी थे बहुत सारा धन मिर्जाफर को गद्दी पर बैठाया गया। मिर्जाफर बहुत सारा धन खुश करने के लिए क्लाइव को दिया, लगभग 2 लाख से ज़्यादा उनको दिया गया और कंपनी को भी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बहुत सारा धन दिया गया। कहा जाता है कि इस धन से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरजें उदय हुई और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ करने में यह धन बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। इसके साथ साथ फ्रांस के साथ भी युद्ध में विजय कराने में यह पलासी का युद्ध काफ़ी सहयोग दिया और साथ साथ वेदरा का युद्ध जो डच के साथ इंग्लैंड का हुआ था उसमें विजय दिलाने में यह युद्ध काफ़ी सहायक हुआ। और उसमें इंग्लैंड में जो वहाँ की स्थिति थी, सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रही थी, उस युद्ध में यह युद्ध आगे बढ़ाने में पलासी का युद्ध और यूरोप में इंग्लैंड को
एक वर्चस्व कायम करने में या उसको आगे बढ़ाने में एक बहुत फायदेमंद साबित हुआ। तो अब इसके आगे हम फिर बक्सर का युद्ध के बारे में बताएंगे और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।